हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे एज पर रिवाइज्ड सिलेबस हिंदी में। अध्याय 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में आते हैं पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है, स्वपोषी और विषमपोषी। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण है हरे पौधे। विषमपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है, जैसे मानव व अन्य जीव। सभी जीव जंतु इसमें आते हैं। स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। 6CO2 + 12H2O इज टू क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O यानी ऑक्सीजन और वाटर बनता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं जल। स्थलीय पौधे से जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र यानी स्टोमेटा पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं द्वार कोशिका है और रंध्र है जो पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। विषमपोषी पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण में मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण फफूंदी, कवक हैं। परजीवी पोषण पैरासाइटिक परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण अमर बेल, जूं, पीताकृमि। अमीबा में आप पोषण देख सकते हैं कि भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है और फिर वो खाद्य में चला जाता है। खाद्य में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। पैरामीशियम में पोषण पैरामीशियम में भी इसी तरह से होता है। पक्षाप कोशिका की बुरी सतह को ढके रहते हैं। भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में पोषण तो इसमें कई चरण है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। ठीक है। मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। दांत भोजन को चबाते हैं। जीभ भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा में बदल देता है। भोजन ग्रसिका मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। आप ये देख सकते हैं। मुख से ग्रसिका से होते हुए भोजन अमाशय में पहुंचता है, फिर शुद्रांत और से होता हुआ वृहदांत्र तक।
देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं इसमें। अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं जो पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। तो पेप्सिन का कार्य है पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। इनके फंक्शन आ जाते हैं। शुद्रांत में क्या होता है, आंतरस मिलता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा तथा ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। छोटी आंतें जो है यकृत से पितरस और पित्तलवण मिलते हैं जो कि वसा की जो है पित्तलवण क्या करते हैं, इमल्सीकरण करते हैं, वसा को छोटी कोलिकाओं में तोड़ देते हैं जिससे कि एंजाइम अच्छी तरह कार्य कर सके। अग्नाशय में अग्नाशय रस होता है, पैनक्रियाटिक जूस जिसमें एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज होते हैं। इनका फंक्शन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पर वर्क करता है, इसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वसा पे लाइपेज वर्क करता है जो कि इसको वसाबल में और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं और स्टार्च को एमिलेज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दीर्घरोम होते हैं जो कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। छोटी आंत में पाए जाते हैं। वृहद आंत जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम श्वसन देखते हैं। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज कोशिका द्रव में पायरुवेट तथा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ऑक्सीजन का अभाव में ये लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा देता है, ये हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। जब हम कभी काम करते करते थक जाते हैं ना, तब लैक्टिक अम्ल ही बनता है और पेशियाँ हमारी थक जाती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है, ये यीस्ट में होता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। तो श्वसन दो तरह के, वायवीय और अवायवीय। वायवीय होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 एटीपी, उदाहरण मानव में। अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 एटीपी, उदाहरण यीस्ट में होता है। मानव के श्वसन तंत्र को देख लेते हैं। नासादार से होता हुआ ग्रसनी में वायु जाती है, फिर कंठ, श्वास नली, श्वसनिका, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े, कुपिका कोश और से रुधिर वाहिकाओं में। क्या आप देख सकते हैं श्वसन तंत्र का चित्र। मानव श्वसन क्रिया, अंत्य श्वसन और बाह्य श्वसन यानी उच्छ्वसन। अंत्य श्वसन के द्वारा वक्ष गुहा फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, वक्ष ऊपर की और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में बढ़ती है। उच्छ्वसन में वक्ष गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर आ जाती है। अंत्य श्वसन श्वास द्वारा वायुमंडल से गैसों का अंदर ले जाना है, उच्छ्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकालना है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, वायु ऑक्सीजन समृद्ध कूपिका से रक्त वाहिका में, फिर ऑक्सीजन जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। फिर धमनी द्वारा ये ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है इस ऑक्सीजन की हेल्प से, CO2 का उत्पादन होता है। फिर दूसरे चरण में CO2 ऊतकों में से रक्त वाहिका में पहुंचती है और CO2 का रक्त में मिश्रण रक्त वाहिका द्वारा कुपिका में, कुपिका CO2 का कुपिका कोश में मिश्रण होता है और CO2 का मोचन नासादार में मिश्रण द्वारा बाहर यानी फिर ये फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। संवहन, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। हृदय, रक्त नलिकाएं में धमनी व सिरा, वहन माध्यम रक्त व लसिका।
रक्त ठोस अवयव, द्रव्य अवयव होते हैं। ठोस में रुधिर कणिकाएं हो गई और प्लाज्मा हो गया पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन अजैविक होते हैं खनिज तत्व। और इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। ऑक्सीजन और CO2 का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक हैं और रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक हैं। रक्त वाहिका, तो रक्त वाहिका दो प्रकार की होती है, धमनी तथा शिरा। धमनी से रुधिर जाता है और शिरा से आता है। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र कर वापस हृदय में लाती है। अपवाद क्या है? फुफ्फुस शिरा है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वाल्व नहीं होते धमनी में, शिरा में वाल्व होते हैं। धमनी ये सतही नहीं होती, उत्कों के नीचे पाई जाती हैं, कि डीप सीटेड होती है। ये सतही होती हैं, सुपरफिशियल, यानी शिराएं सतह पर पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र दोहरा परिसंचरण के लिए है। ऊपर फुफ्फुस फेफड़े हैं, तो आप हृदय से शुरू करते हैं हम कि सबसे पहले दाएं नीले से फुफ्फुसी धमनी से होता हुआ वी ऑक्सीजनीकृत रुधिर फेफड़ों में जाता है साफ होने के लिए, वहां से वापस आता है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा से ये साफ होकर आता है और ये बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में पहुंच जाता है और वहां से ये प्रमुख धमनी यानी महाधमनी से होते हुए सीधा शरीर के अंगों तक पहुंच जाता है। फिर शरीर के अंग से ये वापस शिराओं द्वारा महाशिरा में पहुंचता है और वहां से फिर ये दाएं आलिंद में होता हुआ दाएं नीले में पहुंच जाता है। फिर वहां से फिर पुनः चक्र शुरू हो जाता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। तो ये देख सकते हैं आप हृदय का चित्र। मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह की उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। पादपों में परिवहन, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पाद को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक, पौधों के ताप नियमन में भी सहायक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भाग में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से प्रासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोश के जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विषित कर लेते हैं। यह मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार से हैं। एक जोड़ा वृक्क है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये आप देख सकते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। वृक्क की
संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। कोशिका कुछ ग्लैमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। बोमेन संपुट, नलिकाकार भाग, संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि, या आप वृक्काणु की संरचना देख सकते हैं, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। कोशिका कुछ निस्यंदन, जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका कुछ में से चुनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण, वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका श्रावण, यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दबाव द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी। कृत्रिम वृक्क अपोहन ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। पादप में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तता में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। चैप्टर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक गुण का मतलब जो माँ बाप के गुण आगे संतानों में ले जाते हैं। डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है, जिससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान परंतु समरूप नहीं होती हैं, यानी थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। विभिन्नता का महत्व लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी। जैव विकास का आधार प्रजनन के प्रकार दो होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन देख लेते हम। एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, यानी एक जीव ही दूसरा जीव को उत्पन्न कर देगा। सिंगल युग्मक का निर्माण नहीं होता। नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन, दो एकल जीव एक नर व एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं, यानी फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। भाई माँ और बाप यानी नर और मादा अलग अलग होंगे तो नया जीव जो उत्पन्न होगा उन दोनों के गुण लिए होगा, तो उसमें विभिन्नताएं तो होंगी ही। अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। विखंडन, इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल है इसका क्या है, द्विखंडन। द्विखंडन माने जब दो भागों में टूट जाए। जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं अमीबा का। बहुखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, यानी एक जीव बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसको कहते हैं बहुखंडन नाम के अनुसार ही। दूसरा पार्ट है खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण स्पायरो गायरा आप देख सकते हैं। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण है प्लेनेरिया हाइड्रिया।
आप देख सकते हैं इधर प्लेन एरिया है, इसमें रीजनरेशन हो रहा है, हाइड्रा है, इसके 3 टुकड़े कर दो, 4 कर दो, प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में बदल जाएगा, विकसित हो जाएगा। मुकुलन, इस प्रक्रम में, मुकुलन मीन्स बडिंग, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण हाइड्रा और यीस्ट। हाइड्रा में आप देख सकते हैं बीजाणु समासंग, कुछ जीवों के तंतुओं के सिर पर बीजाणुधानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं और नया बना लेते हैं। ऑर्गेनिज्म। कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधियां हैं। जड़ द्वारा डायलिया शकरकंदी में जड़ द्वारा होता है, तने द्वारा होता है आलू और अदरक में। पत्तियों द्वारा होता है ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। यानी प्लांट के किसी भी पार्ट से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाना कायिक प्रवर्धन है। कृत्रिम विधियां भी हैं इसमें। रोपण आम में, कर्तन गुलाब में यानी कटिंग करके लगा लेते हैं, लेयरिंग चमेली में। उत्तक संवर्धन, इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है। उसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण है आर्किक और सजावटी पौधे, जितने डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं। कायिक संवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं हम कटिंग करके, कलम लगा के, या जो भी तरीका है। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं क्योंकि एक ही जनक होता है उसमें, तो उसके बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है कि उसकी कलम काटो और लगा दो। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता तो होगी जब नर और मादा दो से मिलकर एक संतान उत्पन्न होगी, तो दोनों के गुण होंगे तो विभिन्नता तो होगी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, फूल पौधे का जनन अंग है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। ये क्वेश्चन आता है कई बार। एक फूल के मुख्य भाग होते हैं बाह्य दल, यानी कि जो पंखुड़ियों के नीचे ग्रीन सा होता है उसको कहते हैं बाह्य दल। आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का। पंखुड़ी यानी कि दल स्त्री केसर एवं पुंकेसर। स्त्री केसर पूरा फीमेल पार्ट से मादा जननांग है और पुंकेसर नर जननांग है। फूल के प्रकार, उभयलिंगी पुष्प। स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण सरसों, गुड़हल, यानी इसमें नर तथा मादा जननांग दोनों होते हैं। एक लिंगी पुष्प में या तो स्त्री केसर होगा और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है। उदाहरण है पपीता, तरबूज। पुष्प की संरचना आप देख सकते हैं। ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर में आगे वर्तिकाग्र, वृत्तिकार, अंडाशय, ये स्त्री केसर के यानी मादा जनन तंत्र के भाग हैं। और पुंकेसर में आगे प्राकोष, तंतु, ये हो गए नर जननांग के भाग। इस तरीके से आप देख सकते हैं पुष्प के नर और मादा जननांग। बीज निर्माण की प्रक्रिया, प्राकोष में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, स्वपरागण कहते हैं इसे। ये दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो इसे परपरागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रायो। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। नर जनन तंत्र देख लेते हैं हम। वृषण, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य नंबर 1 है ए शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, बी लड़कों में यौवनावस्था परिवर्तन जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ वगैरह में चेंज। शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। मूत्रमार्ग यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। भारी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां हैं शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियां का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं इस चित्र को। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के पार्ट्स कई बार पूछे जा चुके हैं और उनके कार्य आते हैं। अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। तो ये कार्य अंडाशय के हो गए, ये पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि निषेचन कहाँ पर होता है, तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका में होता है। गर्भाशय ये एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। आप देख सकते हैं अंडवाहिका है, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय है, गर्भाशय है, ग्रीवा है, योनि है। ये मानव का मादा जनन तंत्र आप देख सकते हैं। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंडे युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता रहता है तथा भ्रूण का निर्माण होता रहता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। प्लेसेंटा ये एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य, ये कई बार पूछा जा चुका है कि प्लेसेंटा का क्या कार्य है, या शिशु अपना आहार कैसे ग्रहण करता है, पोषण कैसे ग्रहण करता है। तो इसका आंसर ये है, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। मानव में जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती हैं। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति को आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण, एसटीडीज, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित है गोनोरिया और सिफिलिस, विषाणु जनित है वार्ड्स यानी मस्सा और HIV एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार, यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, उदाहरण है शिश्न को ढकने वाले कंडोम और योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप्स। रासायनिक तकनीक, मादा में अंड को न बनने देना, जिसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, लूप या कपटी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता। शल्य क्रिया तकनीक, नसबंदी, पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। एंड ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना।
भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी व भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निदान जैसी घटनाओं को रोकना होगा। अध्याय 9, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकी अध्ययन है आनुवंशिकता, वंशागति, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। विभिन्नता, विविधता यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता, विभिन्नता दो प्रकार की हो सकती है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता और गैमेटिक यानी कि जनन कोशिका विभिन्नता। यह शारीरिक कोशिका में आती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, जैव विकास में सहायक नहीं होते। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। जनन कोशिका विभिन्नता है, यह जनन कोशिका में आती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं। इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है, जैसे मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, विभिन्नताएं जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे जंतु में अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो। लेकिन अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होंगी, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अपेक्षाकृत अधिक होंगी, क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के बीच संयोजन द्वारा, म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा। विभिन्नता के लाभ, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों की विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन। मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी यानी विपरीत गुण, 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, बीज का रंग पीला या हरा, फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद, फली का आकार फूली हुई और सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा पीला, पुष्प की स्थिति अक्षय या अंत्य, पौधे की लंबाई यानी कि लंबा या बोना। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यासी विशेषकों के साथ जोड़े। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया, ये भी प्रश्न आता कई बार। मेंडल ने मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते थे, यानी साफ और क्लियर। इनका जीवन काल छोटा होता है, सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड यानी एकल संकरण। मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण है, लंबे पौधे तथा बोने पौधे के मध्य संकरण करवाया गया तो एकल संकरण कहा गया इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी लंबे पौधा टीटी और बोना पौधा स्मॉल टीटी। ठीक है, इनके युग्मक कैसे बने, लंबे पौधे के कैपिटल टीटी से दिखाए गए हैं और बोने पौधे के छोटे टीटी से दिखाए गए हैं। तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे थे और सभी का जीनोटाइप टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। जब इनमें आपस में क्रॉस करवाया गया, संकरण करवाया गया, तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, एक लंबा पौधा, 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा था, जिसमें एक प्योर लंबा था, एक प्योर बोना था। 2 लंबे तो थे लेकिन जीनोटाइपिक हेट्रोजाइगस थे, यानी कि उनके जीन्स अलग थे, कैपिटल डी और स्मॉल टी। अवलोकन, प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। 2 F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे व 1/4 बोने पौधे थे, यानी 75% लंबे और 25% बोने। फिनोटाइप में 3 और 1, जीनोटाइप 1:1। निष्कर्ष, कैपिटल टीटी व टीटी दोनों लंबे पौधे हैं, यद्यपि टीटी बोना पौधा है। टी की एक प्रति
पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोनेपन के लिए टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। टी जैसे लक्षण, कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, यानी स्मॉल टी अप्रभावी है, इसलिए दिखा रखा है स्मॉल को। द्विसंकरण, द्विविकल्पी और या डाई हाइब्रिड क्रॉस, मटर के दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया गया, तो गोल पीला ले लिया और जोड़ीदार हरा। तो फर्स्ट में जनरेशन में सारे ही गोल पीले थे, और जब उनमें 100 परागण करवाया गया तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से उनके युग्मक बने, ठीक है। और गोल पीले 9, गोल हरे 3, जोड़ीदार पीले 3 और जोड़ीदार हरे 1 इस रेशियो में बने। द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनमें जनक दो जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। F2 जनरेशन में 9, 3, 3, 1 का अनुपात रहा। गोल पीले बीज 9, गोल हरे 3, जोड़ीदार पीले 3, जोड़ीदार हरे बीज 1। इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग की स्वतंत्र वंशानुगति होती है। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? कोशिका के डीएनए में जीन डीएनए की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सूचना स्रोत प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, एंजाइम व हार्मोन। जीन टी यदि प्रभावी लक्षण है तो एंजाइम ए लगा दे इसमें, ई की जगह, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनना, लंबे पौधे होने। जीन टी अप्रभावी लक्षण है तो एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना और अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनना और बोने पौधे होने। अब हम लिंग निर्धारण देखेंगे। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, उदाहरण घोंघा। कुछ प्राणी जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, XX मादा और XY नर। तो मानव में लिंग निर्धारण देख लेते हैं हम। नर में XY लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX। नर के बने XY और मादा के XX। तो जब XX से मिलेगा तो फीमेल होगा यानी मादा, और XY से मिलेगा तो नर होगा यानी कि मेल संतति में। यानी कि नर ही रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का होगा या लड़की। आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की अपने माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ वह लड़की, और जिस पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का होता है। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 15 करेंगे, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है। एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है व समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। परितंत्र परिभाषा: एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक परितंत्र जैविक यानी कि जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। परितंत्र के प्रकार: इसके दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, उदाहरण जंगल, सागर, झील। और मानव निर्मित परितंत्र, जो परितंत्र मानव ने निर्मित किए हैं उन्हें मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं, उदाहरण खेत, जलाशय, बगीचा। परितंत्र के घटक: अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं।
आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक: सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। उपभोक्ता: ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी में पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरन। मांसाहारी में मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी में पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा और मनुष्य। परजीवी में दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले जैसे जूं और अमरबेल। अपघटक: फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। आहार श्रृंखला: आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण: घास, हिरन, शेर। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। 10% नियम: एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव प्रक्रिया में उपयोग होती है। उपभोक्ताओं के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध होती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। आवर्धन: आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानवों में होती है क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है। आहार जाल: आहार जाल आपस में प्रकृति रूप से जुड़े होती हैं। जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है उसे आहार जाल कहते हैं। पर्यावरण की समस्याएं: पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ओजोन परत: ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती हैं। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमें वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन का निर्माण: ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। O2 पराबैंगनी विकिरण, O+O अणु, O2+O, O3 ओजोन। ओजोन परत का ह्रास: 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी एक CFC के उत्पादक को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल। कचरा प्रबंधन: आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं: जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में पदार्थ जो सूक्ष्म जीवी के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण: फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ
पदार्थ जो सूक्ष्म जीवी के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते, उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थ को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। कचरा प्रबंधन की विधियाँ। जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा। इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा में खाद व परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र। कचरा निचले क्षेत्रों में डाला जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग। जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है। मिट्टी के द्वारा 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। पुनः चक्रण। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए एक पदार्थ में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिससे एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना।